कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कल हमने 11th के जो बेसिक्स हैं प्रोबेबिलिटी के वो लगभग डिस्कस किए थे प्रोबेबिलिटी के रिगार्डिंग। तो इसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन सबसे पहले है +2 के सिलेबस का सबसे पहला टॉपिक ए एंड बी एनी टू इवेंट्स एसोसिएटेड विद रैंडम एक्सपेरिमेंट। ए और बी कोई भी दो इवेंट हैं जो किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट के साथ एसोसिएटेड है। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ए व्हेन बी हैव ऑलरेडी अकर्ड is called conditional probability of and denoted by probability of A when B have already occurred। मतलब ए और बी हमारे पास कोई भी दो इवेंट है जो किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट के साथ एसोसिएटेड है, तो उस केस में इवेंट ए के अकरेंस की प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ए, जबकि रिस्ट्रिक्शन इसमें दिया हुआ है कि इवेंट बी पहले अकर हो चुका। जब इवेंट बी अकर हो चुका तो उसके बाद हम ए की प्रोबेबिलिटी निकालें, वो हमारे पास ए की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहलाएगी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। और इसके लिए नोटेशन आपके पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैव ऑलरेडी अकर्ड। ये कंडीशनल इवेंट के लिए नोटेशन है ए बाई बी। इसका मतलब है हमारे पास ए की प्रोबेबिलिटी है जब बी अकर हो चुका। फॉर एग्जाम्पल आप इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझें। सपोज हम सिंगल डाई को थ्रो कर रहे हैं, सिंगल डाई को थ्रो कर रहे हैं, सैंपल स्पेस हमारे पास आ गया 1 2 3 4 5 6। इवेंट ए ले लिया मैंने ऑफ गेटिंग ए नंबर लेस देन 4, इवेंट बी ले लिया ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर। अब ये कह रहा है कि इवेंट सिंपली आपसे कहा जाए कि ए की प्रोबेबिलिटी निकालो 3/6। ए के फेवरेबल केस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हैं 3, तो ए की प्रोबेबिलिटी 3/6, बी की प्रोबेबिलिटी भी 3/6। ये सिंपल प्रोबेबिलिटी हमारे पास है। कोई भी इवेंट कंडीशनल इवेंट नहीं है। बी अकर हो चुका, बी अकर हो चुका, उसके बाद हम ए की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। बी अकर हो चुका इसका मतलब क्या है कि जो आउटकम है ना वो या तो 2 है या 4 है या फिर 6 है। मतलब रिस्ट्रिक्शन है यहाँ पर कि आउटकम आइदर 2 और 4 और 6। अब इसमें से ऐसे कितने सैंपल पॉइंट हैं जो ए की अपीयरेंस को इंश्योर कर रहे हैं। मतलब हमें बात 1 3 और 5 की नहीं करनी है, क्योंकि 1 3 या 5 अगर आउटकम के रूप में आ रहा है तो उस केस में तो जो इवेंट हमारे पास बी दिया हुआ है वही अकर नहीं हो रहा है। हम केवल और केवल उन सिचुएशंस में बातें कर रहे हैं, उन परिस्थितियों में बातें कर रहे हैं जब इवेंट बी अकर हो चुका है। इवेंट बी अकर हो चुका है इसका मतलब हमारे पास आउटकम या तो 2 है या 4 है या फिर 6 है। अब 2 4 और 6 इन तीनों में से ऐसे सैंपल पॉइंट कितने हैं जो इवेंट ए की अकरेंस को इंश्योर कर रहे हैं। कौन सा? यहां से, यानी कि जो आपके पास रेस्ट्रिक्टेड केस है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का केस है, एक तरह से हम ये मान के चलें कि हमारा सैंपल स्पेस जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो रहा है। हम सैंपल स्पेस को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, केवल और केवल उन सैंपल पॉइंट्स की बात करेंगे जो बी की अकरेंस को कंफर्म कर रहे हैं। जहां इवेंट बी अकर ही नहीं हुआ, यानी कि आउटकम 1 आया, 3 आया या 5 आया, उससे हमें कोई मतलब नहीं। सैंपल स्पेस रिस्ट्रिक्ट होके बी बन गया, ये हमारा सैंपल स्पेस है। अब इसमें ऐसे कितने सैंपल पॉइंट हैं जो ए की अकरेंस को इंश्योर कर रहे हैं, कंफर्म कर रहे हैं, केवल एक, और वो कौन है हमारे पास 2। तो ये आपके पास जो प्रोबेबिलिटी आएगी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैव ऑलरेडी अकर्ड, इट विल बी 1/।
मतलब आपको सैंपल स्पेस से कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। जब इवेंट ए और बी दे दिए तो इवेंट बी अकर हो चुका है, यानी कि आउटकम या तो 2 है या 4 है या 6 है। केवल हम इन 3 केसेस में बात करेंगे। अब इसमें से ऐसे कितने सैंपल पॉइंट है जो साथ साथ एक ही अकरेंस को कंफर्म कर रहे हैं? केवल और केवल हमारे पास कौन होगा? एक होगा, और वो कौन है? ए अकर हो चुका। अगर आपसे ये कहा जाए कि बी की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालो जब ए अकर हो चुका, ए अकर हो चुका, इसका मतलब आउटकम या तो 1 है या 2 है या फिर। अब इसमें से यानी कि इसको आप सैंपल स्पेस मान के चल रहे हो, इसको आप सैंपल स्पेस मान के चल रहे हो, तो यहां ऐसे कितने फेवरेबल केस हैं जो साथ में इवेंट जो बी है उसकी, यानी कि आप कहोगे सर बी की अकरेंस को तो 4 और 6 भी इंश्योर कर रहा है, लेकिन 4 और 6 के बारे में हम बात ही नहीं करेंगे। पहले किसकी अकरेंस जरूरी है? ए की। अब ए की अकरेंस जरूरी होने का मतलब आउटकम या तो 1 है या फिर 2 या फिर। अब इन तीनों में से ऐसे कितने सैंपल पॉइंट हैं जो साथ साथ इस बी की अकरेंस को भी इंश्योर कर रहे हैं, कंफर्म कर रहे हैं? वो केवल और केवल एक है, और वो हमारे पास कौन है? तो ये प्रॉपर्टी आपके पास आगे किसके इक्वल आएगी? 1/3। चलो ये तो आपके पास सैंपल पॉइंट दिया, उस केस में आ गया। ए की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जब बी अकर हो चुका, क्या बी अकर होने के बाद ए के फेवर में कौन सा सैंपल पॉइंट है? 2। व्हाट इज 2? कॉमन सैंपल पॉइंट ऑफ द इवेंट्स ए। इसको मैंने लिख दिया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में व्हाट इज 3? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन। यहाँ पर ये हमारे पास व्हाट इज 1 नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन ए, और अपॉन में नीचे क्या है? इवेंट ए अगर हो चुका, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने दिए हैं? यहाँ 4 भी ले सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। बी अक्कर हो चुका, यानी कि आउटकम या तो 2 है या 4 है या फिर 6 है। मैं एक बात इसमें फिर से रिपीट कर दूं, इसमें आउटकम 2, 4 या 6। अब इसमें से ऐसे कितने सैंपल पॉइंट हैं, ऐसे कितने सैंपल पॉइंट हैं जो इस बी के साथ साथ एक ही अकरेंस को इंश्योर कर रहे हैं, कंफर्म कर रहे हैं? कितने हो गए? 2। कौन कौन? तो उस केस में आपके पास जो बी की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, ए की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जब बी अकर हो चुका, वो आपके पास क्या आ जाएगी? और बी की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जब ए अकर हो चुका, ए अकर होने का मतलब क्या हुआ? कि आउटकम या तो 1 है या फिर 2 या फिर 3 या फिर 4। इसमें से ऐसे कितने सैंपल पॉइंट हैं जो इस बी की अकरेंस को इंश्योर कर रहे हैं? वो हमारे पास कौन कौन है? 2 और 4 जो यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये प्रॉपर्टी आपके पास क्या हो जाएगी? तो भाई अब मैं धीरे धीरे यहाँ से फॉर्मूले की तरफ बढ़ रहा हूँ कि फॉर्मूला हमारे पास क्या बनेगा। व्हाट इज 2? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी या बी इंटरसेक्शन ए अपॉन में व्हाट इज 4? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द इवेंट व्हिच हैव ऑलरेडी अकर्ड। नंबरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को, अब ये जिसके इक्वल है उसी के इक्वल आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस। कोई फर्क पड़ेगा इस रेशियो के ऊपर? इस प्रोबेबिलिटी के ऊपर कोई फर्क पड़ा? नहीं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस क्या हो जाएगा? कैंसिल। बात वहीं की वही है। और ऐसा होते ही क्या ये नंबरेटर अब ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी बन गया, और डिनोमिनेटर ध्यान रहे, दिस रिजल्ट और दिस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इज मीनिंगफुल ओनली व्हेन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज नॉन जीरो। यानी कि बी इवेंट अगर हमारा नल इवेंट है तो उस केस में ये कंडीशनल इवेंट मीनिंगलेस है, इसका कोई मीनिंग नहीं है, कोई औचित्य नहीं है, या फिर मैं ये कहूँ कंडीशनल जो इवेंट है वो डिफाइन नहीं है। एक ही कंडीशनल प्रोबेबिलिटी केवल और केवल कब एग्जिस्ट करेगी? जब बी हमारे पास नल इवेंट नहीं है, यानी कि बी की जो प्रोबेबिलिटी हमारे पास वो 0 के इक्वल नहीं है। इसी प्रकार यहाँ से बी की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जब इवेंट ए अकर हो चुका, नंबरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को क्वेश्चन मैंने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस से डिवाइड कर दिया। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस, दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी
एक इवेंट की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब दूसरा इवेंट अकर हो चुका है। अब फॉर्मूला निकल के आ गया, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी को जो इवेंट अकर हो चुका उसकी प्रोबेबिलिटी से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी को जो इवेंट अकर हो चुका उसकी प्रोबेबिलिटी से डिवाइड कर दें, हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, फिर एक बार मैं रिपीट करूं यहाँ पर, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ है इवेंट बी अकर हो चुका है, उन केसेस में हम एक ही बात कर रहे हैं, एक ही प्रोबेबिलिटी निकालने की बात कर रहे हैं। यानी कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एक ही निकालते, इसमें हमने बी को सैंपल स्पेस क्यों काउंट किया, क्योंकि जहां बी अकर ही नहीं हुआ वहां तो एक ही प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे नहीं। स्पष्ट लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए व्हेन बी हैव ऑलरेडी अकर्ड, जो सैंपल पॉइंट बी की अकरेंस को इंश्योर कर रहे हैं, उसके बाद हमें आगे बढ़ना है कि उनमें से ऐसे कितने हैं जो साथ साथ एक ही अकरेंस को भी इंश्योर करें। तो जो इवेंट अकर हो चुका उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक तरह से आप सैंपल स्पेस के रूप में ट्रीट कर रहे हैं। तो आपके पास एक ही प्रोबेबिलिटी जब बी अकर हो चुका तो बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो आपके पास एग्जॉस्टिव केस बन जाएंगे, और वन आपके पास ए और बी के कॉमन सैंपल पॉइंट है, वो हमारे पास क्या होगा, जो ए इसके वो सैंपल पॉइंट जो साथ साथ इसके अकरेंस को भी इंश्योर कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या होगा इस केस में, आपके पास रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, तो इस केस में प्रोबेबिलिटी क्या आएगी मेरी, यहाँ अगर 4 और ले लिया मैंने तो इस बी में ऐसे कितने सैंपल पॉइंट है जो एक साथ इस ए की अकरेंस को भी इंश्योर कर रहे हैं, वो कितने हैं 2, तो उस केस में 4 यहाँ ऐड कर दे, ए की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी आ गई 2/3, बी की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कितनी है 2/3। तो एक आध जगह बस ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स से रिलेटेड फॉर्मूला यूज करेंगे, अदरवाइज मैक्सिमम केसेस में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है। ए की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जब इवेंट बी अकर हो चुका है वो हमारे पास किसके इक्वल है, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी को जो इवेंट अकर हो चुका उसकी प्रोबेबिलिटी से डिवाइड करें। बी की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जब ए अकर हो चुका है, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी को जो इवेंट अकर हो चुका उसकी प्रोबेबिलिटी से डिवाइड करें। तो सीधा सा फॉर्मूला आपके पास आ गया कि जो इवेंट अकर हो चुका उसकी प्रोबेबिलिटी को आप जो दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी को जो इवेंट अकर हो चुका उसकी प्रोबेबिलिटी से डिवाइड कर दें, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमारे पास। दिस इवेंट इज मीनिंगफुल ओनली व्हेन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज, अगर ए की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉन जीरो होना चाहिए, बी की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो अब मान लो आपके पास क्या है, सपोज ए बैग कंटेन्स ऊपरी स्थितियों के ऊपर, लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड करेगा, 5 रेड एंड 5 ब्लू, बैग में 5 रेड और 5 ब्लू बॉल है, ठीक है। 2 balls are drawn 1 by 1 and without replacement। आगे आपके पास इंडिपेंडेंट इवेंट वगैरह की डेफिनेशन आएगी। 2 बाल हम निकाल रहे हैं 1 by 1 और विदाउट रिप्लेसमेंट, तो सेकंड ड्रा में रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछेगा। सेकंड ड्रा में रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो डिपेंड करेगा कि फर्स्ट ड्रा में कैसी बॉल निकली है, बिकॉज बॉल्स आर ड्रान 1 by 1 एंड विदाउट रिप्लेसमेंट। अगर फर्स्ट ड्रा के अंदर सेकंड में रेड बॉल निकालने को मैं R2 कह रहा हूँ, तो सेकंड में रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी अगर फर्स्ट में रेड निकली है तो अलग होगी, और फर्स्ट सेकंड में रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी अगर फर्स्ट ड्रा में ब्लैक बॉल निकली है तो अलग होगी। यानी कि जो इवेंट अकर हो चुका, इवेंट क्या अकर हो चुका, यहाँ फर्स्ट ड्रा में कैसी बॉल निकल चुकी, रेड, फर्स्ट ड्रा के अंदर रेड बॉल निकल चुकी, और यहाँ फर्स्ट ड्रा के अंदर कैसी बॉल निकल चुकी, ब्लैक ब्लू निकल चुकी, तो एक रेड निकल चुकी। जब 1 by 1 बॉल्स का केस है तो वो फॉर्मूला आपको अप्लाई नहीं करना है फिलहाल। आपको ये देखना है कि इस बॉल के निकालने का इस बैग के ऊपर नंबर ऑफ बॉल्स के ऊपर क्या फर्क पड़ा। फर्स्ट ड्रा में एक बॉल निकल चुकी रेड, तो रेड कितनी बच गई इसमें 4 और 5 कैसी है ब्लू, टोटल बॉल कितनी है 9, उसमें से एक रेड निकाल रहे हैं दूसरे ड्रा में, तो रेड कितनी बची हुई है 4, टोटल कितनी है 9। तो उस केस में हमारे पास सेकंड ड्रा में रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी जब फर्स्ट ड्रा में रेड बॉल निकल चुकी वो किसके इक्वल होगी 4/9। इसी प्रकार R2 सेकंड ड्रा में रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी
जब फर्स्ट में वैल्यू निकल चुकी, इट विल बी 5/9, यानी कि जो इवेंट अकर हो चुका वो प्रभावित करेगा सेकंड ड्रा के अंदर जो भी हमारे पास इवेंट अकर हुआ है जिसकी प्रोबेबिलिटी निकलवाई है उसकी प्रोबेबिलिटी। अगर यही सारा सब कुछ विद रिप्लेसमेंट होता है, मतलब पहली बॉल निकाली वापस रख दिया बैग में, फिर दूसरी बॉल निकालना है, तो क्या सेकंड ड्रा से पहले परिस्थितियां एज इट इज नहीं होगी? पहले ड्रा में जो भी बॉल निकाली उसको वापस रख दिया, तो क्या सेकंड ड्रा में रेड बॉल निकालने का फर्स्ट ड्रा में निकली हुई बॉल का सेकंड ड्रा में रेड बॉल निकालने उसके ऊपर कोई फर्क पड़ेगा? भाई पहले ड्रा में रेड बॉल निकाली थी, निकाली और उसको वापस रख दिया, तो सेकंड ड्रा में रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 5/9। पहले ड्रा में ब्लैक बॉल निकल गई, निकाल के उसको वापस रख लिया बैग में, फिर सेकंड ड्रा में रेड बॉल निकाल रहे हैं, यानी कि इस केस में फर्स्ट ड्रा में कैसी भी बॉल हम निकालें उसका सेकंड ड्रा के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये इस टाइप के जो इवेंट्स हैं, व्हेन द अकरेंस ऑफ वन इवेंट डज नॉट इफेक्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अदर, अकरेंस ऑफ वन इवेंट डज नॉट इफेक्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अदर, उस केस में हमारे पास इवेंट्स जो हैं वो कैसे हो जाएंगे? इंडिपेंडेंट। अभी थोड़ी देर बाद में इसके ऊपर आएंगे इंडिपेंडेंट इवेंट्स के ऊपर। मैं इसमें कोशिश यही कर रहा हूँ कि कंडीशनल जो प्रॉपर्टी है, इसी को पहले डिटेल में मैंने डिस्कस कर दिया। भाई सबसे पहले सैंपल स्पेस आपके पास है, इवेंट्स दिए हुए हैं, ए अकर हो चुका तो बी की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बी अकर हो चुका तो ए की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अगर सैंपल पॉइंट दिए हुए हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स से रिलेटेड आपको फॉर्मूला है, इंटरसेक्शन के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को जो इवेंट अकर हो चुका उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स से डिवाइड कर दो। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी 0 है, उस केस में दिस कंडीशनल इवेंट मीनिंगलेस, कोई इसका मीनिंग नहीं है, देखा। उसके बाद हम इसमें कुछ एक रिजल्ट्स डिस्कस करेंगे। कोई भी इवेंट है उसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी हमेशा 0 से 1 के बीच में होगी। कोई भी इवेंट है उसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इस प्रकार हमने प्रोबेबिलिटी निकाली थी, कल बताया था 0 से 1 के बीच में होती है। इसी प्रकार किसी भी इवेंट की जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है वो भी हमेशा 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में। A and B any two events associated with a random experiment, then क्या नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं होगा? होगा? अरे कॉमन जो सैंपल पॉइंट्स उनकी संख्या, अगर एक भी कॉमन नहीं है, दोनों इवेंट एक्सक्लूसिव हैं, तो कॉमन सैंपल पॉइंट 0, अदरवाइज कुछ ना कुछ सैंपल पॉइंट क्या होंगे? कॉमन, और वहां से आपके पास एक इंटरसेक्शन बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या जाएंगे? 0 से। इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में चेंज करने के लिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सैंपल स्पेस के नंबर ऑफ एलिमेंट से डिवाइड करना पड़ेगा। मैं ये वाला फॉर्मूला इसके अंदर अप्लाई कर रहा हूँ। पहले नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अगर हम ए की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं जब बी अकर हो चुका, ए की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं जब इवेंट बी अकर हो चुका, तो मैंने क्या बताया? ए की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जब बी अकर हो चुका, इट इज मीनिंगफुल only when probability of B non-zero, that is number of elements in B greater than 0, यानी कि B जो इवेंट है वो नल इवेंट नहीं होना चाहिए, B जो इवेंट है वो नल इवेंट नहीं होना चाहिए। अब मैंने क्या किया? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B नॉन जीरो है, नेगेटिव आ ही नहीं सकता, दोनों साइड्स को नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B से डिवाइड कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 0 को डिवाइड करूंगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B से, कुछ भी नहीं फर्क। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी,
इंटरसेक्शन के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स से डिवाइड कर दिया, जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स से डिवाइड कर रहे हो वो इवेंट अकर हो चुका। इस इंटरसेक्शन में दो इवेंट कौन कौन है, ए और बी, अकर कौन हो चुका, क्योंकि बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स से नीचे। तो इसको मैं क्या लिख दूंगा कहते हैं, इस फॉर्मूले के हेल्प से, इट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन वी हैव ऑलरेडी इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आल्सो जो ए इंटरसेक्शन बी है क्या वो सैंपल स्पेस का सबसेट होगा, ए और बी दोनों का सबसेट होगा, सैंपल स्पेस के ऊपर बात में अरे जो कॉमन सैंपल पॉइंट है वो सारे ए में मिलेंगे, वो बी में भी मिलेंगे। तो जो इंटरसेक्शन वो क्या होता है, सबसेट, यूनियन क्या होता है, सुपरसेट। तो यहाँ से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी क्या लेस देन और इक्वल टू नहीं हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, क्योंकि मैं ए की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूँ, हटा दो ए को, इसको कैसा होगा, इंटरसेक्शन के जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं क्या वो बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स से लेस और इक्वल नहीं होंगे, ए बी का सबसेट है तो सबसेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स मैक्सिमम बराबर या सबसेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स से कितने होंगे कम, किससे, सुपरसेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स। दोनों साइड्स को नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी से डिवाइड कर दिया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, इट इज लेस देन इक्वल टू बी। अब ये क्या बन गई, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन वी हैव ऑलरेडी इट इज लेस देन और इक्वल टू, इन दोनों को मैं कंबाइन करूंगा। इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी इवेंट की जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है वो हमेशा 0 से 1 के बीच। कल ही मैंने बता दिया था, चाहे सिंपल प्रोबेबिलिटी निकालें, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालें, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी से निकालें, बेस से हम कुछ भी अप्लाई करेंगे, प्रोबेबिलिटी का एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसमें प्रोबेबिलिटी नेगेटिव या एक से बड़ी है। अगर ऐसा हो रहा है तो हमारा क्वेश्चन 100% गलत है। ए की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जब बी अकर हो चुका, इट इज लाइज बिटवीन 0 एंड 1। किसी भी इवेंट की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जब वही इवेंट अकर हो चुका हमेशा 1 होगी। सैंपल स्पेस की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी चाहे कोई भी इवेंट अकर हो चुका हो हमेशा 1 होगी। किसी भी इवेंट की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जब वही इवेंट अकर हो चुका इक्वल टू 1, सैंपल स्पेस की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1। फॉर्मूला मैंने ड्राइव कर दिया, फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं। क्या है, एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, दूसरा अकर हो चुका है, इंटरसेक्शन की, दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी को जो इवेंट अकर हो चुका उसकी प्रोबेबिलिटी से डिवाइड करें। अब ए इंटरसेक्शन ए क्या गया, ए और ए का इंटरसेक्शन ए ही आएगा, तो न्यूमरेटर की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और डिनोमिनेटर की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो गया, कैंसिल, इसके इक्वल आया। कोई भी इवेंट उसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जब वही इवेंट अकर हो चुका हमेशा किसके इक्वल आएगी, 1। इसी प्रकार सैंपल स्पेस की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी व्हेन एनी इवेंट ए हैव ऑलरेडी अकर्ड, हमेशा ध्यान रखना जो इवेंट अकर हो चुका वो कभी भी नल इवेंट नहीं होगा। अदरवाइज ये सारा सब कुछ सिस्टम में फेल हो जाएगा, इसके अंदर बात ही नहीं कर पाएंगे हम कंडीशनल इवेंट। तो मैं लिखूं या ना लिखूं, जो इवेंट अकर हो चुका वो हमेशा उसकी प्रोबेबिलिटी कैसी होगी, नॉट, उस केस में बातें होंगी, अदरवाइज। अब यहाँ पर मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ, सैंपल स्पेस की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जब इवेंट ए अकर हो चुका है, ऊपर हमारे पास आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इंटरसेक्शन ए, नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, एस इंटरसेक्शन ए की प्रोबेबिलिटी, एस इंटरसेक्शन ए है, एस और ए का इंटरसेक्शन, क्योंकि ए तो एस का सबसेट है, ए एस का सबसेट है, ए एनी इवेंट एस सैंपल स्पेस है, तो सैंपल स्पेस हमेशा क्या होता है, सुपरसेट। ए एस का सबसेट होने की वजह से ए और एस का इंटरसेक्शन ए के इक्वल आएगा, ए और एस का यूनियन। अगर दो सेट कंपेरेबल सेट हैं तो उनका यूनियन तो आएगा सुपरसेट के इक्वल और उनका इंटरसेक्शन आएगा सबसेट। अब एस इंटरसेक्शन ए या ए इंटरसेक्शन एस ए के इक्वल आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इक्वल टू क्या है, दो इवेंट्स की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बनाएगी, किस किस की,
या तो जो इवेंट अकर हो चुका उसी की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट प्रोवाइडेड सेम इवेंट है ऑलरेडी अकर्ड इक्वल टू 1। और दूसरा हमारे पास जो श्योर इवेंट है उसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी हमेशा किसके इक्वल होगी 1। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के केस में जो एडिशन थ्योरम आपके पास है वो भी सेटिस्फाई। ए यूनियन बी की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जब इवेंट सी अकर हो चुका है, एडिशन थ्योरम। ए यूनियन बी की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जब इवेंट सी अकर हो चुका है, इट इज इक्वल टू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन सी हैव ऑलरेडी अकर्ड प्लस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन सी हैव ऑलरेडी अकर्ड माइनस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी व्हेन सी हैव ऑलरेडी। जिस प्रकार एडिशन थ्योरम आपके पास होती है बगैर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में, ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन, सेम रिजल्ट जो है वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के केस में भी एप्लीकेबल है। ए यूनियन बी की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जब सी अकर हो चुका, इट इज इक्वल टू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। प्रूव कर सकते हैं इस रिजल्ट को हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। Probability of A union B when C have already occurred, अप्लाई कर दो इसके अंदर। जो रिजल्ट होता है, जो फॉर्मूला होता है, इंटरसेक्शन, एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, दूसरा अकर हो चुका है, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी को जो इवेंट अकर हो चुका उसकी प्रोबेबिलिटी से डिवाइड। किस किस का इंटरसेक्शन? ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन किसके साथ? सी के साथ। और इसको डिवाइड करेंगे कैसे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी और सी क्या है? इवेंट है। इवेंट का मतलब सेट है, सैंपल स्पेस के सारे सबसेट है। तो यहाँ से अब मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करूँगा। 11th में आपको बताया था सेट्स के जो ऑपरेशंस होते हैं, यूनियन और इंटरसेक्शन। यूनियन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर यूनियन। ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन अगर आपको सी के साथ निकालना है या ए का इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के साथ निकालना है, दिस इंटरसेक्शन विल डिस्ट्रीब्यूट इटसेल्फ ओवर दिस यूनियन, मींस इट विल बी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन। और ए का यूनियन निकालना है बी इंटरसेक्शन सी के साथ, इट विल बी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। मतलब यूनियन ने अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया ओवर इंटरसेक्शन, यहाँ इंटरसेक्शन ने अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया ओवर। ये दोनों रिजल्ट्स 11th में सेट्स में आते हैं, कोई दोनों रिजल्ट्स में यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ। सी का इंटरसेक्शन निकालना है किसके साथ? ए यूनियन बी के साथ। तो पहले सी का इंटरसेक्शन किसके साथ निकलेगा? ए के साथ, फिर सी का इंटरसेक्शन बी के साथ, और दोनों का क्या आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी। ये जो इंटरसेक्शन है इट विल डिस्ट्रीब्यूट ओवर यूनियन अपॉन में, नीचे हमारे पास आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। आप इसको x कह दो, इसको y कह दो। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंडिपेंडेंट है, नीचे ऊपर कहीं कोई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का केस नहीं है। ऊपर ये x हो गया, ये y हो गया। x यूनियन y की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ x प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ y माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x। x यूनियन y की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ x प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ y माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x। इट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ c इंटरसेक्शन a प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ c इंटरसेक्शन b माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ दोनों का इंटरसेक्शन। C इंटरसेक्शन A का इंटरसेक्शन किसके साथ? C इंटरसेक्शन B के साथ। सभी के अपॉन में क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ C। इसको मैंने लिख दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ C, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ C और इसके अपॉन में भी प्रोबेबिलिटी ऑफ C। ऊपर इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी है, ऊपर
पर जिन दो इवेंट्स का इंटरसेक्शन है उनकी प्रोबेबिलिटी को डिवाइड किया हुआ है किसकी प्रोबेबिलिटी से, सी की प्रोबेबिलिटी से। इसका मतलब इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी को जब दोनों में से किसी एक की प्रोबेबिलिटी से डिवाइड कर रहे हो तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में चेंज हो रही है। किसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी? जो अक्कर हो चुका उसकी प्रोबेबिलिटी नीचे है। तो अक्कर कौन हो चुका? सी अक्कर हो चुका। और इंटरसेक्शन में दूसरा सेट यहाँ पर कौन है? ए। इसका मतलब ये जो रेशियो है क्या वो ए की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का काम नहीं करेगा? यहाँ इस इंटरसेक्शन में दो इवेंट कौन कौन है? सी और बी। किससे डिवाइड कर रहे हैं? सी की प्रोबेबिलिटी से। किससे डिवाइड होता है? जो इवेंट अक्कर हो चुका उसकी प्रोबेबिलिटी से। इट मींस यहाँ अक्कर कौन हो चुका? सी हो चुका। और दूसरा इवेंट कौन इन्वॉल्व है? बी। इट मींस इट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड सी अवेलेबल। ये जो इंटरसेक्शन दिया हुआ है, इस इंटरसेक्शन में सी कितने बार आया हुआ है? 2 बार। इसको एक बार लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। और अपॉन में क्या आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। ये भी तो होता है, यूनियन और इंटरसेक्शन एसोसिएटिव होते हैं। यूनियन सेट्स का क्या होता है? कम्यूटेटिव होता है। ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए। इंटरसेक्शन कैसा होता है? कम्यूटेटिव होता है। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन। यूनियन एसोसिएटिव भी होता है। 3 सेट्स का यूनियन निकालना है तो पहले ए और बी का यूनियन निकाल दो, जो उनका यूनियन आ रहा है उसका सी के साथ यूनियन निकाल दो। सेम सिचुएशन इंटरसेक्शन के केस में, इंटरसेक्शन भी एसोसिएटिव होता है। तो वही रिजल्ट आपके पास आ गया इसके अंदर। सी यहाँ पर 2 जगह आ रहा था तो सी का इंटरसेक्शन आ गया ए इंटरसेक्शन बी के साथ। यहाँ भी 2 इवेंट्स का इंटरसेक्शन है जिसमें से एक ये है और दूसरा ये है। आपको वो इसी को इकट्ठा क्यों किया? ये दोनों इकट्ठे क्यों नहीं किए? क्योंकि नीचे किससे डिवाइड हो रहा है? सी की प्रोबेबिलिटी से। इट मींस यहाँ पर एक इवेंट सी और दूसरा इवेंट ये सारा, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन ऊपर है और उसमें इस सी की प्रोबेबिलिटी से डिवाइड किया हुआ है। इट मींस इस इंटरसेक्शन में शामिल जो दूसरा इवेंट है उसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। इट विल बी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन सी हैव ऑलरेडी। ध्यान रहे सी साथ रहेगा। ए की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जब सी अक्कर हो चुका, बी की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जब सी अक्कर हो चुका और ए इंटरसेक्शन बी की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जब सी अक्कर हो चुका। ये रिजल्ट आपके पास एडिशन थ्योरम आ जाएगी इन केस ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के केस में एडिशन। अब इसके एक तो पर्टिकुलर केस डिस्कस कर लेंगे। इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कौन से होते हैं? जिनका इंटरसेक्शन है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या है? अब ए इंटरसेक्शन बी फाई है तो आप इस फॉर्मूले के अंदर ए इंटरसेक्शन बी को फाई रख दो। ए इंटरसेक्शन बी को फाई रखेंगे क्या आएगा? ए यूनियन बी की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जब सी अक्कर हो चुका इट इज इक्वल टू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एम्प्टी सेट व्हेन सी हैव ऑलरेडी अकर्ड। और एम्प्टी सेट की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो इसके लिए क्या होना चाहिए? एम्प्टी सेट और सी के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं। अब एम्प्टी सेट और सी में कुछ कॉमन मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि एम्प्टी सेट में तो कुछ है ही नहीं, एक भी सैंपल पॉइंट नहीं है। इट मींस ये वाला जो पार्ट है वो हमारे पास क्या हो जाएगा? 0। किस केस में? जब ए और बी दोनों कैसे इवेंट है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये पार्ट है। अगर 2 इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है तो उस केस में उनके यूनियन की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल है? ए की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी प्लस बी की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। एक कंडीशन और लगा दी कि ए और बी अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव है, व्हाट विल हैपन? If A and B are mutually exclusive and exhaustive events, दो कंडीशन A इंटरसेक्शन B इक्वल टू 5 और A यूनियन B इक्वल टू S,
तो उस केस में यही फॉर्मूला इसी रिजल्ट की हेल्प से इस ए यूनियन बी की जगह में क्या पुट कर दूंगा, एस। क्या बन जाएगा रिजल्ट, एस की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जब सी अकर हो चुका, इट विल बी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन सी हैव ऑलरेडी अकर प्लस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन सी हैव ऑलरेडी। अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था, सैंपल स्पेस की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है 1, तो ये क्या आ गया 1 इक्वल टू ए की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी प्लस बी की। ए और बी जो दो इवेंट्स हैं, अगर वो दोनों के दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं, तो उन दोनों की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का जो सम है, उन दोनों की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का जो सम है किसके इक्वल आएगा। यहीं से एक पर्टिकुलर केस ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स होते हैं नहीं होते, तो बी को किससे रिप्लेस कर दो, ए कॉम्प्लीमेंट से। बी को हम किससे रिप्लेस करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट। देयरफॉर बी की जगह ए कॉम्प्लीमेंट रखते ही कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन सी हैव ऑलरेडी अकर्ड प्लस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट व्हेन सी हैव ऑलरेडी अकर्ड, इट विल बी कोई भी इवेंट और उसके कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, कोई भी इवेंट और उसके कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा किसके इक्वल होगा, 1। कोई भी इवेंट प्लस उसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट दोनों की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का सम किसके इक्वल आएगा। यहाँ से अगर आपको इवेंट की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दी हुई तो कॉम्प्लीमेंट की निकाल लोगे, कॉम्प्लीमेंट की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दी हुई तो इवेंट की निकाल लोगे, क्या आ जाएगा, इट इज इक्वल टू, यहाँ से आप ए कॉम्प्लीमेंट की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी व्हेन सी हैव ऑलरेडी अकर्ड, इट इज इक्वल टू 1 माइनस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन सी हैव ऑलरेडी अकर्ड। यानी कि जो रिजल्ट्स आपके पास सिंपल प्रोबेबिलिटी के केस में एप्लीकेबल थे कि इवेंट की प्रोबेबिलिटी प्लस उसके कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी इक्वल टू क्या होता है 1, सेम सिचुएशन हमारे पास है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के केस में। अगर दो इवेंट, दो की बजाय 3 इवेंट है, पेयर वाइज एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट है, दो की बजाय 3 इवेंट है, वो पेयर वाइज एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव। पेयर वाइज एक्सक्लूसिव का मतलब कि कोई भी दो लेके चले, उनका इंटरसेक्शन कैसा है, एम्प्टी, और उन सबका यूनियन किसके इक्वल है, सैंपल स्पेस के इक्वल। तो उस केस में उन तीनों की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का सम भी किसके इक्वल होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन सी हैव ऑलरेडी अकर्ड, या इसकी जगह कोई भी आप इसमें इवेंट जी नाम दे दो, प्लस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन जी हैव ऑलरेडी अकर्ड प्लस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ सी व्हेन जी हैव ऑलरेडी अकर्ड इक्वल टू 1 कब, व्हेन A, B and C are pairwise exclusive and exhaustive events. Pairwise exclusive and exhaustive events. Probability of B G is जहां भी कंडीशनल इवेंट की बात आ गई, जो इवेंट अकर हो चुका उसकी प्रोबेबिलिटी कभी भी 0 नहीं होगी, क्योंकि अगर उसकी प्रोबेबिलिटी 0 है तो उस केस में वो कंडीशनल इवेंट डिफाइन ही नहीं है। ठीक है, तो ये सारे रिजल्ट्स आपके पास थे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के रिगार्डिंग। क्या होती है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, फॉर्मूला क्या होता है, किस किस केस में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी 1 आएगी, एडिशन थ्योरम क्या होती है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के केस में, वो सारा सब कुछ आपके पास इसमें। इसके बाद हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव लॉ भी आया हुआ है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी देखिए, इसमें उसी देखें, शुरुआत में दिया आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ A इक्वल टू 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ B इक्वल टू 0। व्हाट कैन यू से अबाउट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन B हैव ऑलरेडी अकर्ड, नॉट डिफाइंड।
क्योंकि बी की प्रोबेबिलिटी कैसी है 0। उस केस में ए की जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वो डिफाइन ही नहीं होगी। ए एंड बी आर इवेंट सच दैट ए की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और बी की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपस में इक्वल है, देन शो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ए और बी की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपस में इक्वल है फॉर एनी टू इवेंट्स ए एंड बी। फॉर एनी टू इवेंट्स ए एंड बी, ए की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इक्वल टू बी की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ए की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कब? जब ए एंटर हो चुका। बी की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कब? जब ए एंटर हो चुका। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला इट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, एंड इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ। ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल है, दोनों साइड्स का नंबरेटर सेम है, डिनोमिनेटर भी इक्वल। तो कब आ सकते हैं? जब नंबरेटर दोनों का सेम है तो दोनों इक्वल आने के लिए डिनोमिनेटर भी इंप्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ। अगर दोनों के दोनों 0 है तो भी दोनों साइड इक्वल है। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। दूसरी तरफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन है या ए इंटरसेक्शन बी। एक तरफ ले आओ माइनस इक्वल टू 0। इसमें से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमने कॉमन निकाल लिया। अंदर क्या बचा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 0। प्रोडक्ट 0 है, या तो ये 0 या तो ये 0। क्या 0 आ सकता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो सकता है। ए बी हमारे पास ए है 1 2 3, बी है 4 5 6। ए इंटरसेक्शन बी क्या है? उस केस में हमारे पास क्या होगा? अगर आपके पास ए और बी दोनों इवेंट ऐसे हैं जो एक्सक्लूसिव नहीं है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अगर आपके पास नॉन जीरो है तो उस केस में ये प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा? डिफरेंस इक्वल टू 0। और यहाँ से हमारे पास क्या जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ। ये केस इसमें हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? A and B are two events such that A की प्रोबेबिलिटी गिवन है, B की गिवन है, इंटरसेक्शन की गिवन है। फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ A and B have already occurred। निकाल लोगे? इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी को B की प्रोबेबिलिटी से डिवाइड करो। B की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। अगर है A यूनियन B की प्रोबेबिलिटी निकालो तो क्या करोगे? एडिशन थ्योरम, प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A। मतलब 11th में जो रिजल्ट हमारे पास आए थे वो भी सारे के सारे यहाँ पर अप्लाई। इफ द इवेंट्स ए एंड बी आर सच दैट ए की प्रोबेबिलिटी गिवन है, बी की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी गिवन है, ए की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी गिवन है, निकालोगे? ए और साथ में जो बी की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, उन दोनों की हेल्प से इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी। भाई ए की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/4। बी की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ए की प्रोबेबिलिटी 1/4, बी की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जब ए अक्कर हो उसका 2/3। यहाँ लगाओ फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू कितना? 2/3। यहाँ ए की प्रोबेबिलिटी की वैल्यू पुट कर दो, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या आ गई? 2/3 इंटू 1/4 कितना आ गया? 1/6। अब इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी आती है, हम क्या निकाल सकते हैं? बी की कंडीशनल, ए की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दे रखी है 1/2, ए की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी 1/2 है। इसका मतलब क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 1/2। ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है? ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इधर आके मल्टीप्लाई, ये कितना है? 1/6 ऊपर आएगा। यहाँ से बी की जो प्रोबेबिलिटी हमारे पास इसकी इक्वल आ गई 1/, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विल बी आ जाएगा उससे अगला। और के दोनों पार्ट निकालेंगे ना? ए की प्रोबेबिलिटी है, बी की प्रोबेबिलिटी है और साथ में बी की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, तो यहाँ से आपके पास इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी।
बी की कंडीशनल प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी ऑफ ए की हेल्प से हम इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी निकालेंगे, और उसके बाद ए की कंडीशनल प्रॉपर्टी और साथ में ए यूनियन बी। ए यूनियन बी की प्रॉपर्टी निकालते इसमें रिजल्ट यूज होगा प्रॉपर्टी ऑफ ए प्लस प्रॉपर्टी ऑफ बी माइनस प्रॉपर्टी ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन इसमें कंप्यूट कंडीशनल प्रॉपर्टी ऑफ ए। ए की प्रॉपर्टी गिवन है, बी की गिवन है और यूनियन की गिवन है। तो पहले तो जो 11th क्लास में हमने एडिशन थ्योरम डिस्कस की थी उसकी हेल्प से क्या करोगे, इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी निकालेंगे। यूनियन की दे रखी है ए और बी की दे रखी है, तो किसकी प्रॉपर्टी निकल जाएगी, और वो इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी यूज करके किसकी प्रॉपर्टी निकालोगे, ए की कंडीशनल प्रॉपर्टी। अब इसमें जो क्वेश्चन आ रहे हैं, यहाँ तक जो क्वेश्चन थे 5, उसमें इवेंट्स आपको दिए हुए थे। अब यहाँ इवेंट आपको खुद डिफाइन करने पड़ेंगे, खुद डिफाइन करने पड़ेगी। क्वेश्चन की लैंग्वेज में ऐसा कुछ दिया हुआ होगा, कुछ ऐसा हिंट छुपा हुआ है कि क्या तो अकर हो चुका और किसकी प्रॉपर्टी निकालनी है। बात करेगा व्हेन ए डाई इज थ्रोन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर गिवन दैट इट इज ग्रेटर देन 3। तो दो इवेंट्स की बात हो रही है, एक तरफ तो किसकी बात हो रही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, और दूसरी तरफ किसकी बात हो रही है कि इट इज ग्रेटर देन 3। तो एक इवेंट को मैं क्या लूंगा, लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर एंड बी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 3। उसके बाद देखूंगा कि कौन सा तो गिवन है, जहां वर्ड आ गया इफ इट इज नोन, इट इज गिवन, इसका मतलब जो नोन है, जो गिवन है वो अकर हो चुका, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी। तो नॉन क्या है कि वो इवन नंबर है, किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी हो, 3 से बड़ा होगा। तो इवेंट ए कह दूंगा मैं ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, और इवेंट बी कह दूंगा ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 3। तो किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, बी की। कब निकालनी है, जब ए अकर हो चुका। इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे इसमें। ए डाई इज थ्रोन ट्वाइस एंड द सम ऑफ नंबर्स अपीयरिंग इज ऑब्जर्व्ड टू बी 6। भाई पेयर ऑफ डाइस को थ्रो किया या एक डाई को 2 बार थ्रो किया, और क्या ऑब्जर्व किया, क्या नोट किया गया कि उनका जो नंबर है, दोनों नंबर्स का सम कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। इसमें ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि जो इवेंट अकर हो चुका उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज़्यादा होंगे, या जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज़्यादा होंगे। किसी में भी सैंपल पॉइंट्स की संख्या कम या ज़्यादा हो सकती है, वो हमारे इस कॉन्सेप्ट को प्रभावित नहीं करेगा। हाँ, इतना ज़रूर हो कि जो इवेंट अकर हो चुका वो नल इवेंट नहीं होना चाहिए, यानी कि उसकी प्रोबेबिलिटी 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। व्हेन ए पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन, एग्जॉस्टिव केस आपके पास 36 हो जाएंगे। अब ये कह रहा है कि सम तो क्या ऑब्जर्व किया, 6 आ रहा है, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर 4 हैज अपीयर्ड एट लीस्ट वंस। 2 इवेंट्स की बात हो रही है क्वेश्चन में। कौन कौन से 2 इवेंट, ये उन दोनों डाइस के ऊपर जो 2 नंबर हमें आउटकम के रूप में मिल रहे हैं उनका सम कितना है, 6। और दूसरी तरफ किसकी बात हो रही है कि जो नंबर 4 है वो कम से कम एक डाई के ऊपर अपीयर हुआ है। व्हेन ए पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन, when a pair of dice is thrown, exhaustive case, total number of outcomes 36 हो गए। मुझे लैंग्वेज से पता चलेगा कि इवेंट कौन कौन से रजिस्टर करने हैं। लेट A be the event of getting sum 6, sum equal to 6, and B be the event that 4 has appeared at least once। अब यहां से आप इवेंट ए और बी यहां पर लिख सकते हो। सम 6 कैसे कैसे आ सकता है, 1 के साथ 5, 2 के साथ 4, 3 के साथ 3, 4 के साथ 2 और 5 के साथ। इवेंट बी, नंबर 4 हैज अपीयर्ड एट लीस्ट वंस। 4 कम से कम एक बार आए, 1 4, 2 4, 3 4, 4 4, 5 4, 6 4, 4 1, 4 2, 4 3, 4 5 and 4 6।
कम से कम यहाँ वो सारे सैंपल पॉइंट लिखे हुए हैं जिनमें कम से कम एक डाई क्या वो कम हो गए, दोनों डाई के ऊपर भी फ्लोर हो सकता है। अब ऑब्जर्व क्या किया गया कि सम 6 आ चुका, इसका मतलब इवेंट ए अगर हो चुका। किसकी प्रॉपर्टी निकालनी है? प्रॉपर्टी दैट 4 हैज अपीयर्ड एट लीस्ट वंस गिवन दैट सम इज 6। ये लैंग्वेज लिखने के बाद दैट इज आप लिखोगे सिंबॉलिक फॉर्म उसको, प्रॉपर्टी ऑफ बी, प्रॉपर्टी ऑफ बी एंड ए हैव ऑलरेडी क्या ऑब्जर्व किया, क्या नोट किया, क्या गिवन है कि सम 6 आ रहा है, तो उसके बाद इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो नंबर 4 है वो कम से कम एक बार अपीयर हो जाए। तो इस केस में आपके पास ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में कॉमन कौन से हैं? जहां किसी एक डाई के ऊपर 4 आ रहा है ये और ये दो कॉमन जाएंगे, तो यहाँ से आपके पास इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 2/36 डिवाइडेड बाई ए की प्रोबेबिलिटी, ए में सैंपल पॉइंट कितने हैं 5, 5/36, 36 से 36 क्या हो जाएगा कैंसिल, ये प्रोबेबिलिटी आपके पास कितनी आ गई 2/। तो इस तरीके मतलब लैंग्वेज के अंदर छुपा हुआ है, लैंग्वेज के अंदर दोनों इवेंट्स हैं कि मुझे क्या तो गिवन है और किसकी प्रोबेबिलिटी दी, ठीक है। तो इस टाइप के केस आपको मिलेंगे, एग्जाम्पल्स इसके देखेंगे और उसके बाद ये एक्सरसाइज।